हेलो दोस्तों, आज है 23 जून 2025 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कर्मचारियों के लिए, किसान भाइयों के लिए, माता और बहनों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए काफी सारी महत्वपूर्ण और बड़ी घोषणाएं जानेंगे। वीडियो में आपको नए नए अपडेट मिलने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले खबरों की शुरुआत इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध को लेकर अपडेट लेते हैं। फिलहाल ये तो आपको मालूम चली गया कि इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रविवार को ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर हमले किए और अमेरिका ने यह दावा किया कि इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि अब यह माना जा रहा है कि अमेरिका के हमले के बाद ईरान पलटवार कर सकता है। ईरान ने दशकों तक अपने देश और पूरे क्षेत्र में बहुस्तरीय सैन्य क्षमताएं विकसित की हुई हैं। ईरान शुरुआत से ये चेतावनी देता आ रहा है कि इस युद्ध से अमेरिका दूर ही रहे, वरना इसके भयंकर परिणाम होंगे। और अमेरिका दूर नहीं रहा और अमेरिका ने ईरान और इजराइल युद्ध में अब एंट्री ले ली है। अमेरिका ने इजराइल पर हमले तो किए हैं, लेकिन एक बड़ी बात ये सामने निकल कर आई है कि अमेरिकी हमलों के बाद भी रेडिएशन नहीं बढ़ा। यानी ईरान ने यह दावा किया कि उसने पहले यूरेनियम भंडार को सुरक्षित कर लिया था। ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद भी आसपास के इलाकों में रेडिएशन नहीं फैला है। और ऐसे में अब अमेरिका और इजराइल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के उद्देश्य पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमले से परमाणु ठिकानों के आसपास के वातावरण में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है और ईरान में कहीं पर भी रेडिएशन का लेवल नहीं बढ़ा है। कहा जा रहा है कि इजरायली हमलों से पहले ही यूरेनियम भंडार को सुरक्षित कर लिया गया था। कुल मिलाकर न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी हमले से ईरान भड़क चुका है। और शुरुआत में आप देखिए, ईरान ने इजराइल में तबाही मचा डाली। अपनी सबसे बड़ी मिसाइल से इजराइल में हमला कर एक बड़ी तबाही मचाई है। इजराइल में तबाही का मंजर कुछ ऐसा दिखा कि सुरक्षा एजेंसियों को स्थिति को संभालते हुए देखा गया। कुछ सड़कों को अवरुद्ध कर दिया गया और सड़कों को साफ करने के लिए मिट्टी हटाने वाली मशीनें तक तैनात करनी पड़ी। मलबा किस तरह से आप देख पा रहे हैं इमेज में। जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमला करने के लिए अपने सबसे बड़ी मिसाइल को चुना है, जो भारी पेलोड को ले जाने में भी सक्षम है। अच्छा, इन सभी बातों के बीच ईरान पर अमेरिकी बमबारी से संयुक्त राष्ट्र भी फिक्रमंद है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अब ये संघर्ष कंट्रोल से बाहर होगा। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल और ईरान के बीच इस बढ़ते संघर्ष पर फिक्र जताई है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि हालात बहुत खतरनाक हो गए हैं और अब ये संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर जा सकता है और इसका बहुत बुरा असर आम लोगों, पूरे इलाके और दुनिया पर पड़ेगा। सोशल मीडिया पर लिखा कि संकट की घड़ी में जरूरी है कि हम अराजकता और तबाही के इस सिलसिले को रोकें। इस हालात का कोई सैन्य समाधान नहीं है। आगे बढ़ने का रास्ता सिर्फ बातचीत और शांति है। ईरान ने अमेरिका के हमले को क्रूर बताया है। संयुक्त राष्ट्र से कार्रवाई की मांग उठाई है। ईरान ने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अमेरिकी हमलों की कड़ी निंदा की है। ईरान ने इसे क्रूर सैन्य आक्रमण करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बताया है। और तो और अमेरिका की तरफ से ईरान पर किए गए इस हमले के बाद रूस, चीन और पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल और बिना शर्त युद्ध विराम का मसौदा प्रस्ताव पेश किया है। वहीं तनाव पर यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि वे अमेरिकी हमलों से चिंतित हैं और खतरा ज्यादा बढ़ रहा है। इजराइल ईरान संघर्ष तेजी से नियंत्रण से बाहर हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत ने रविवार को सोशल मीडिया के उन दावों को खारिज कर दिया है जिसमें यह कहा जा रहा था कि अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने ईरान पर हमला करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया। सरकार ने अपडेट दिया और बताया कि कई सोशल मीडिया अकाउंट ने दावा किया कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के दौरान अमेरिका ने ईरान पर बमबारी करने के लिए भारतीय एयर स्पेस यानी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। लेकिन सोशल मीडिया पर चल रही इस तरह की बातें, दावे फर्जी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बातचीत की है, तनाव कम करने और शांति का आह्वान किया है। करीब 45 मिनट तक बातचीत हुई। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। कुल मिलाकर दोस्तों, अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट दिखाई देने लगी है। ईरान अब रूस से मदद मांग रहा है। वहीं पुतिन के करीबी ने कहा कि परमाणु हथियार देंगे। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज यानी सोमवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले अरागची ने कहा कि वह रूस के राष्ट्रपति के साथ गंभीर विचार विमर्श करेंगे। इजराइल और ईरान के बीच ये जंग चल रही थी, लेकिन अब अमेरिका के जंग में कूदने से इसके और भड़कने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। इस सब के बीच इस युद्ध में अब रूस के आने की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं और इसके लिए ईरान के विदेश मंत्री आज मॉस्को की यात्रा पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूस के साथ ईरान के काफी मजबूत रिश्ते हैं। वहीं पुतिन के करीबी सहयोगी का भी कहना है कि कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की तरफ से भी कहा गया है अमेरिका ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहता है। और ये बयान अमेरिका द्वारा ईरान के 3 बड़े परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद आया है। ईरान पर किस तरह से हमले किया आप देखिए। ईरान पर हमले के लिए B-2 बॉम्बर 37 घंटे तक उड़े, हवा में फ्यूल भरा, पहाड़ के 295 फीट नीचे एटमी ठिकानों पर 14,000 किलो के बम गिराए। और अमेरिका ने रविवार सुबह भारतीय समय अनुसार रविवार सुबह 4:10 के लगभग ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर 7 B-2 बॉम्बर से हमले किए। और ये ठिकाने ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में। अमेरिका भी ईरान और इजराइल की जंग
जंग में कूद पड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी। वहीं आप देखिए ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद खाड़ी देश हाई अलर्ट पर हैं। सऊदी, यूएई, कतर और कुवैत ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अच्छा, इन सब बातों के बाद अब ईरान के होर्मुज स्ट्रेट के फैसले पर अमेरिका हड़बड़ा गया है। अमेरिका ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करना ईरान की भयानक गलती होगी और अगर ईरान ने ऐसा किया तो ये उसके लिए आर्थिक बहुत बड़ा झटका होगा। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन से भी अपील की है कि वो ईरान को होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से रोकें। ईरान अब पहले से ज्यादा आक्रामक हो चुका है और ईरान ने एक बड़ा फैसला लेते हुए होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की बात कही है। यानी दोस्तों, अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया तो फिर दुनिया में खलबली मच सकती है और भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है। होर्मुज स्ट्रेट एक सकरा लेकिन एक अत्यंत महत्वपूर्ण जलमार्ग है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, जो कि फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ये उत्तरी तट पर ईरान और दक्षिण में मुसंदम प्रायद्वीप, जो ओमान और संयुक्त अरब अमीरात का हिस्सा है, के बीच स्थित है। ईरान की संसद ने अपने 3 परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद अब रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। ईरान की सरकारी मीडिया ने रविवार को इस बात की जानकारी दे दी। यानी दोस्तों, अगर ईरान अब होर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देता है तो इससे वैश्विक व्यापार प्रभावित होगा, बाधित होगा। तेल की कीमतें बढ़ेगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था में अस्थिरताएं पैदा हो सकती हैं। वैश्विक तेल खपत का 20% होर्मुज स्ट्रेट के माध्यम से ही होकर गुजरता है और इस तरह के कदम से मध्य पूर्व में और अधिक अस्थिरताएं पैदा हो सकती हैं। वैसे ईरान की ओर से लगातार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की धमकियां दी जा रही थी, लेकिन आपको बताएं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने से पहले ही बढ़ते संघर्ष के बीच भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और मिडिल ईस्ट सप्लायर्स की तुलना में अब रूस और अमेरिका से ज्यादा तेल आयात किया जा रहा है। यानी अगर आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो जून में भारत का रूस से तेल आयात 2 साल के हाई पर पहुंच चुका है। अमेरिका से भी अपने तेल आयात में जबरदस्त वृद्धि हुई है और ईरान के इस फैसले पर हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने कहा कि टेंशन की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज स्ट्रेट से नहीं आता है और हमारी कंपनियों के पास कई सप्ताह का स्टॉक है। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के बाद ईरान ने इजराइल पर बड़े हमले किए, 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इजरायली मीडिया ने सेंट्रल इजराइल में इस तरह के धमाकों की जानकारियां शेयर की हैं। वहीं आप देखिए, संकटग्रस्त ईरान से महफूज भारत आने की खुशी देखिए, परिजनों से मिलकर चेहरे खिल गए। भारत सरकार ने ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया हुआ है और इस ऑपरेशन के तहत रविवार को 285 भारतीय नागरिक विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे और आंकड़ों की बात करें तो अब तक ईरान से निकाले गए भारतीयों की संख्या 1713 हो गई है। 1700 प्लस लोग वापस भारत आ चुके हैं। साथ ही खबर देखिए आप, चीन ने दुनिया का सबसे छोटा मच्छर वाला ड्रोन बनाया है। छोटे ड्रोन गुप्त सैन्य अभियानों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं क्योंकि उनका उपयोग निगरानी या टोही मिशनों के लिए किया जा सकता है। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आप देखिए, 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों के चुनावी रिजल्ट आज आने वाले हैं। हमारे देश के 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट आज सामने आ जाएंगे। पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात और केरल विधानसभा की 5 सीटों पर गुरुवार को शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुए थे और आज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होने वाला है। पहलगाम हमले से जुड़ी खबर भी आ रही है। आतंकियों को पनाह देने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने पहलगाम से इन्हें अरेस्ट किया है। आरोपियों ने बताया कि आतंकी पाकिस्तानी नागरिक हैं और लश्कर से जुड़े हुए हैं। इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 आतंकियों को पनाह दी थी। भारत के रक्षा राज्य मंत्री 23 से 25 जून को केन्या और मेडागास्कर का दौरा करेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, खराब मौसम में फ्लाइट ऑपरेशन के नियमों में बदलाव हुआ है। डीजीसीए ने महत्वपूर्ण नई गाइडलाइंस जारी कर दी है और इन नए नियमों में साफ कहा गया कि फ्लाइट का टाइम टेबल सुरक्षा से ज्यादा अहम नहीं है। पायलट को जरूरत पड़ने पर फ्लाइट का रूट बदलने की छूट होगी। शेड्यूल्ड और नॉन शेड्यूल्ड एयरलाइन कंपनियों को अपडेटेड ऑपरेशन सर्कुलर जारी करते हुए डीजीसीए ने कहा कि पायलटों को इंस्ट्रूमेंट से दृश्यता की जांच करनी चाहिए ताकि खराब मौसम या बारिश में लैंडिंग से पहले ही सही फैसला लिया जा सके। एयर इंडिया ने सिंगापुर की 2 फ्लाइट सस्पेंड की। 19 घरेलू रूट पर फ्लाइट की संख्या घटाई। 15 जुलाई तक बदलाव रहेगा। एयर इंडिया ने 3 फ्लाइट्स को 15 जुलाई तक अस्थायी रूप से सस्पेंड किया हुआ है और इनमें से 2 इंटरनेशनल फ्लाइट बेंगलुरु से सिंगापुर और पुणे से सिंगापुर की हैं। वहीं एक डोमेस्टिक फ्लाइट है जो मुंबई से बागडोगरा चलती है। एयर इंडिया ने रविवार को इस तरह की जानकारी एक्स पर शेयर की। वहीं डीजीसीए ने एयर इंडिया को गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां जारी रही तो एयर इंडिया का लाइसेंस सस्पेंड किया जा सकता है या वापस भी लिया जा सकता है। एयर इंडिया की फ्लाइट को लेकर एक और बड़ी खबर भी सामने आ रही है। दरअसल एयर इंडिया की एक फ्लाइट को शनिवार को बम की धमकी मिलने के बाद उसका मार्ग परिवर्तित कर सऊदी अरब के रियाद शहर में सुरक्षित उतारा गया। इंग्लैंड से दिल्ली आ रही फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक फ्लाइट रोकी गई। लखनऊ के लिए उड़ान भरने से पहले पायलट ने तकनीकी खामी बताई। 177 पैसेंजर इसमें सवार थे। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर रविवार को तकनीकी खराबी आने से एक फ्लाइट को अचानक कैंसिल करना पड़ा। चलिए बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली पुलिस अब लाइसेंस जारी नहीं कर सकेगी। गृह मंत्रालय ने अधिकार छीन लिया है। दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या एनओसी दिल्ली सरकार या वह संस्था जारी करेगी जिसके अंतर्गत यह आता है। यानी दिल्ली पुलिस को स्विमिंग पूल, खाने के घर, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम के
के लिए लाइसेंस, अनापत्ति प्रमाण पत्र या अनुमति प्रमाण पत्र जारी करने की इजाजत थी, जिसे अब हटा दिया गया है। सीएम ने कहा कि अब लाइसेंस देने की प्रक्रिया सरकार या वह संस्था ही पूरी करेगी जिसके अंतर्गत वह सुविधा आती है। पुलिस का काम सुरक्षा देना है। अब पुलिस बिना किसी बाधा के अपना काम कर सकेगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की और पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में 25 जून से पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल लागू किया जाएगा और इसके तहत यात्रियों को लेकर आने वाले वाहनों को पिक एंड ड्रॉप क्षेत्र में मात्र 8 मिनट ही रुकने दिया जाएगा। 8 मिनट से ज्यादा रुकने पर 50 रुपए लिए जाएंगे और यदि वाहन 15 से 30 मिनट तक रुक जाता है तो 200 रुपए देने पड़ेंगे और इससे ज्यादा होने पर वाहन को उठा लिया जाएगा। साथ ही 500 रुपए का जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। रेलवे ने कहा कि पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल से स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर प्रवेश और निकास द्वार पर जाम की समस्या कम होगी। तो 25 जून से नई व्यवस्थाएं भी लागू होने वाली हैं। इसके अलावा आपको बताएं, दिल्ली में पहली क्लास में एडमिशन के लिए 6 साल की उम्र जरूरी। सरकार ने अब सुझाव मांगे हैं। ये बदलाव NEP 2020 के अनुसार किए गए हैं और इसके लिए आम जनता से 10 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे धर्मगुरु दलाई लामा, बड़े ऐलान कर सकते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता और 14वें दलाई लामा यहाँ आगामी सम्मेलन के दौरान बड़ी घोषणा कर सकते हैं। दलाई लामा 6 जुलाई को 90 साल के हो रहे हैं। तिब्बती बौद्ध नेता दलाई लामा 2 से 4 जुलाई तक उत्तर भारतीय पहाड़ी शहर धर्मशाला में आयोजित 15वें तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं देखिए, आप दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व जज यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारियां हो रही हैं। संसदीय स्थायी समिति बैठक करेगी। फीस और स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं का अब 20 दिनों में निदान होगा। UGC ने सभी विश्वविद्यालयों को छात्रों की फीस, छात्रवृत्ति और अन्य समस्याओं को 20 दिनों के भीतर हल करने के निर्देश दिए हैं और UGC के निर्देश प्राइवेट यूनिवर्सिटी और कॉलेजों पर भी लागू होंगे। अमेरिका ने 3 भारतीय कर्मचारियों का H-1B वीजा रद्द कर दिया। अबू धाबी एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है। अनुमति से ज्यादा समय के लिए वो भारत में रुके थे। वहीं आप देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी मामले में जांच में जुटी मेघालय पुलिस की SIT को बड़ी कामयाबी मिली है। सबूत छिपाने के आरोप में इंदौर से प्रॉपर्टी डीलर सिलोम जेम्स और अशोकनगर से सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को रविवार शाम इंदौर जिला अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय पुलिस के हवाले कर दिया गया। इन पर सोनम का बैग गायब करने का आरोप है। वारदात के बाद इंदौर के देवास नाका स्थित एक फ्लैट में इन्हें छिपाया गया था और जेम्स ने किराए पर फ्लैट दिलाया था। तो 2 जनों की गिरफ्तारी इस मामले में और हुई है। उस बैग को जला दिया गया, लेकिन जले हुए बैग से भी कुछ एविडेंस वहां से मिले हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, आप गुरुग्राम के स्कूल की एक लेडी टीचर को गिरफ्तार किया गया है। रेवाड़ी के एक नाबालिग स्टूडेंट से इसने संबंध बनाए, घर और होटलों में ले जाती रही। हरियाणा के गुरुग्राम में एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल की एक लेडी टीचर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इस लेडी टीचर पर आरोप है कि उसने अपनी क्लास के नाबालिग छात्र का यौन शोषण किया और एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने का लालच देकर छात्र को अपने घर पर बुलाती थी और फिर जबरन शारीरिक संबंध बनाती थी। घर पर ही नहीं, कई बार टीचर ने छात्र को होटल में भी बुलाया और इस दौरान छात्र ने कई वीडियो भी बनाए थे, जिसके आधार पर ही पुलिस ने केस दर्ज किया। पंजाब के 2 युवक जासूसी के शक में गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से एक तो सेना का जवान है। खुफिया जानकारी पाक ISI एजेंट्स को भेजने के आरोप हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पंजाब की अमृतसर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुजरात में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। 81 लाख मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। अब चुनाव के रिजल्ट 25 जून को आएंगे। कश्मीर में वंदे भारत जुलाई तक फुल हो गई है। 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट है। हर दिन बुकिंग की संख्या बढ़ रही है। कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू वंदे भारत को अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। 7 जून को शुरू 2 जोड़ी ट्रेनें 25 जुलाई तक लगभग फुल हैं और अब हर दिन बुकिंग की मांग और बढ़ रही है। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमारे देश के 9 प्रमुख शहरों में कमजोर मांग और घर की बिक्री की कम पेशकश के कारण अप्रैल से जून में घरों की बिक्री 19% तक घट चुकी है। प्रोप इक्विटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है, यानी देश के 9 प्रमुख शहरों में घरों की बिक्री में कमी आई है और 19% गिरावट हुई। दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनी फेडेक्स के संस्थापक का निधन हो गया है। फ्रेडरिक ने 80 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। साथ ही बड़ी खबर देखिए, केंद्र सरकार अब स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में बदलने की रफ्तार कम करने जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब हर सड़क को NH का दर्जा नहीं मिलेगा, बल्कि राज्य सरकारों को खुद अपने हाईवे सुधारने के लिए पैसे दिए जाएंगे। नए मॉडल के तहत अपग्रेड के बाद इन सड़कों की देखरेख राज्य सरकारें करेगी। केंद्र सरकार अब ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाने पर फोकस करेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक PM मोदी ने अभी हाल ही में निर्देश दिया और बताया गया कि ट्रांसपोर्ट मंत्रालय को जुलाई के अंत तक ऐसा मॉडल बनाने को कहा है, जिससे स्टेट हाईवे को NH डिक्लेयर करने की जरूरत ही कम हो और केंद्र सरकार का पूरा ध्यान ग्रीनफील्ड हाईवे और एक्सप्रेस वे बनाने पर फोकस रहेगा। चलिए मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती 19,500 पद खाली हैं। मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग इसी साल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19,500 पदों पर भर्ती कर रहा है। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 2,027 पद और सहायिका के 17,477 पद शामिल हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 10 दिन के भीतर आवेदन आमंत्रित किए गए। MP ऑनलाइन द्वारा तैयार किए गए चयन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना है।
है। अमित शाह ने कहा कि बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे, चर्चा की जरूरत नहीं, ऑपरेशन चलता रहेगा। रायपुर में NFSU कैंपस का शिलान्यास किया। अयोध्या राम मंदिर में पुजारियों के लिए वैकेंसी, 26 जून से वेबसाइट ओपन होगी। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, बिहार का युवक ईरान में लापता, 5 दिन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। भाई ने कहा कि 17 जून से फोन बंद है। वहीं मां की अपील है कि मोदी सरकार बेटे को वापस लाए। बेगूसराय का एक युवक ईरान में लापता हो गया है। वह पैसे से मैकेनिकल इंजीनियर है और 17 जून के बाद से इंजीनियर से उसके परिजन का कोई भी संपर्क नहीं हो पाया है। हरियाणा में पहली बार होगा राष्ट्रीय शहरी निकाय सम्मेलन। गुरुग्राम में 500 से ज्यादा डेलीगेट्स जुटेंगे। 3 और 4 जुलाई को होने वाले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन की तैयारियां हो रही हैं। हरियाणा में ग्रुप डी की सरकारी भर्ती की तैयारी, वन टाइम रजिस्ट्रेशन जल्द ही 17 लाख आवेदन आएंगे, ऐसा अनुमान है। हरियाणा में सरकार ने ग्रुप डी की सरकारी भर्ती की भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने फ्लैट्स के रेट बढ़ा दिए हैं। 3 BHK की कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपए हुई, पहले 1 करोड़ 65 लाख रुपए थी। 40% के लगभग बढ़ोतरियां हो गई हैं। चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 53 में बनने वाली नई हाउसिंग स्कीम के फ्लैटों की कीमतें बढ़ाने का फैसला लिया है और अब फ्लैट की कीमतें करीब 40% तक बढ़ सकती हैं। वही देखिए आप, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम प्रकाश की नई किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड को लॉन्च किया गया है। इस किताब के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें बताया गया है, बल्कि इतिहास में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में हमें नहीं बताया गया है। यानी ये किताब इतिहास को नई नजर से समझने का मौका देती है। वरिष्ठ पत्रकार और ANI के संस्थापक प्रेम प्रकाश ने अपनी नई किताब हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड को लॉन्च किया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आप देख सकते हैं। निजीकरण के विरोध में रविवार को हुई बिजली महापंचायत में बड़ा फैसला हुआ और इस महापंचायत में यह फैसला हुआ कि बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मचारी, रेल कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, किसान और उपभोक्ता लामबंद होकर जन आंदोलन चलाएंगे। बिजली महापंचायत में यह फैसला हुआ कि टेंडर जारी होते ही अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार और जेल भरो आंदोलन होगा और इस बिजली के निजीकरण के खिलाफ प्रदेश में किसान, रेलवे, राज्य के कर्मचारी सब उतरने वाले हैं। और यह भी तय किया गया कि 9 जुलाई को देश भर के 27 लाख बिजली कर्मी एक दिन की राष्ट्रव्यापी सांकेतिक हड़ताल भी करेंगे। हड़ताल की तैयारी में 2 जुलाई को देश भर में व्यापक विरोध भी किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल के कई हिस्सों में मानसून आगे बढ़ा है। मौसम विभाग ने 4 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD की माने तो 24 से 28 जून के दौरान कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और 23 से 27 जून तक कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश का अनुमान है। SBI बैंक में 4600 पदों पर भर्ती निकली है। एक बार फिर से सर्किल बेस्ड ऑफिसर CBO के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन विंडो खोली गई है। चलिए बड़ी खबर, अमेजन ने एक और नई सुविधा का ऐलान किया है। दुनिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन ने एक नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है। अमेजन ने नई डायग्नोस्टिक्स सर्विस शुरू करने की घोषणा की है। यानी इसके जरिए जो स्वास्थ्य संबंधी जांच का काम घंटों में होता था वो 60 मिनट में हो जाएगा। अमेजन ने नई सर्विस शुरू करने का ऐलान किया। ये सर्विस फिलहाल अभी देश के कुछ राज्यों में ही चलाई जाएगी। रविवार को इसकी घोषणा हुई। कंपनी ने बयान में कहा कि ऑरेंज हेल्थ लैब के सहयोग से पेश की जा रही ये सेवा बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुंबई और हैदराबाद में 450 से ज्यादा पिन कोड पर उपलब्ध होगी। अमेजन डायग्नोस्टिक्स 60 मिनट के भीतर 800 से अधिक डायग्नोस्टिक परीक्षण और घर पर नमूना संग्रहण की सुविधाएं प्रदान करेगा। जांच रिपोर्ट वगैरह मिल जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए आप, अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान किया और कहा कि जब प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान समृद्धि योजना शुरू की जाएगी और इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की घोषणा की है। GECM पॉलिसी की घोषणा की गई है और इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और राज्य में तकनीकी आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा AI करेगा, छेड़छाड़ पर अलर्ट देगा। इस तरह की तैयारियां हो रही हैं। IIT कानपुर में अब मेडिकल की भी पढ़ाई होगी। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चालू होने के बाद MBBS कोर्स शुरू होगा। यूपी के किसान भाई बनाएंगे वर्मी कंपोस्ट यूनिट, सरकार देगी 50,000 रुपए का अनुदान। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ मिलेगा। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में भी कई इलाकों में तेज बारिश का दौर जारी है। प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। जयपुर समेत राजस्थान में आज 27 जिलों में बारिश का अलर्ट रहेगा। राजस्थान में मानसून की बरसात जारी है। उत्तर प्रदेश के 42 शहरों में बारिश। उत्तर प्रदेश में आज सोमवार को 19 जिलों में भारी बारिश की संभावनाएं है। मध्य प्रदेश में भी 90% से ज्यादा हिस्सों में मानसून पूरी तरह कवर हो चुका है। मानसून एक्टिव है। वहीं नेपाल में बारिश का बिहार में असर देखने को मिल रहा है। बागमती नदी उफान पर है। जहानाबाद और नालंदा में बांध टूट गए। मानसून बिहार के सभी हिस्सों में पहुंच चुका है और पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बरसात हो रही है। हरियाणा के 4 जिलों में बारिश हुई, 7 शहरों में अलर्ट रहा। पंजाब में भी मानसून की एंट्री हो गई है। मौसम विभाग ने रविवार शाम को जारी किए गए अलर्ट में हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 22 से 26 जून तक बारिश होने का अनुमान जताया गया है। कुछ दिन हल्की और कुछ दिन मध्यम बारिश होने की बात कही गई है। जम्मू कश्मीर में भी रविवार को मानसून ने दस्तक दे दी और इस बार मानसून सामान्य तारीख 30 जून से 8 दिन पहले ही पहुंच गया। बीते 2 दिनों से जम्मू संभाग के कई हिस्सों में बरसात हो रही है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर ने 25 से 27 जून के बीच प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ और महत्वपूर्ण खबरों का
अपडेट ले लेते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2025 का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 4,500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 23 जून 2025 को समाप्त हो जाएगी। फिलहाल नौकरी का मौका चल रहा है और इस हफ्ते बाजार में 17 नए आईपीओ भी ओपन होंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि 25 जून बाजार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, रिवर्सल दिख सकता है। इजरायल ईरान युद्ध और विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे, यानी ये हफ्ता भी शेयर मार्केट के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। चलिए बड़ी खबर देखिए। कोचिंग सेंटरों पर निर्भरता की जांच करेगा शिक्षा मंत्रालय, पैनल बनाया गया है। लगातार डमी स्कूल बढ़ रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की जरूरत और निष्पक्षता की भी जांच की जाएगी। यूजीसी नेट 2025 एग्जाम एडमिट कार्ड जारी हो गए। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। राज्य सरकार ने रविवार देर रात राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 62 अफसरों का तबादला किया गया है। 11 जिलों के कलेक्टर बदले गए, वहीं 21 आईएएस को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान के पाली जिले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। पाली में लोन वसूली का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक सहकारी समिति ने ग्रामीणों को 20 साल से भी पहले दिए हुए लोन की रिकवरी के नोटिस थमाए हैं। मूलधन से करीब 6 गुना ज्यादा तक ग्रामीणों को चुकाना होगा। हालांकि जिन लोगों को नोटिस दिए गए हैं उनका कहना है कि हमें तो याद ही नहीं है कि हमने ये लोन कब लिया था। वहीं समिति ने कहा कि पहले क्यों लोन रिकवरी के नोटिस जारी नहीं हुए, इसकी जानकारी नहीं है। ये मामला पाली जिले की खिमेल ग्राम सेवा सहकारी समिति का बताया जा रहा है। जयपुर में होंगे राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025। जी हाँ, देश के युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़े मंच का आगाज होने वाला है। यूथ गेम्स काउंसिल इंडिया की ओर से आयोजित चौथे राष्ट्रीय यूथ गेम्स 2025 का आयोजन 12 से 14 जुलाई 2025 तक राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। और इस 3 दिवसीय खेल आयोजन में एथलेटिक्स, क्रिकेट, हैंडबॉल, डार्ट, कराटे और स्केटिंग जैसी विविध खेल विधाओं में देश भर से हजारों युवा खिलाड़ी भाग लेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से स्कूल लेक्चरर एवं कोच माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आज यानी 23 जून से किया जाएगा। भर्ती परीक्षा 4 जुलाई तक आयोजित की जानी है। 15 जिलों में 909 सेंटर बनाए गए हैं। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। 555 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नवीन पदस्थापन दिया गया है। वहीं आपको बताएं, ग्वालियर में रविवार की रात भोपाल से दिल्ली के बीच चलने वाली शताब्दी एक्सप्रेस पर कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव की यह घटना ट्रेन के ग्वालियर स्टेशन गुजरने के बाद बिरला नगर रायरू स्टेशन के बीच हुई है। एसी कोच का कांच टूट गया। साथ ही मध्य प्रदेश में आदेश जारी होने के बाद भी करीब 8000 प्राइवेट स्कूलों ने फीस संबंधी जानकारियां पोर्टल पर अपलोड नहीं की है। अब स्कूल शिक्षा विभाग इन पर जुर्माना लगाने की तैयारी में है। और अब एक नजर आज का राशि बल। आज 23 जून सोमवार के ग्रह नक्षत्र द्वितीय और स्थिर नाम के शुभ योग बना रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों के लिए आज सरकारी काम पूरे होने का समय है। कर्क राशि वालों को प्रॉपर्टी खरीदने बेचने में सफलताएं मिल सकती है। सिंह राशि के जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय लेने में फायदा होगा। तुला राशि वालों का आज ज्यादातर समय पारिवारिक कार्यों में बीत सकता है। धनु राशि वालों को आज उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मकर राशि वालों का ज्यादातर समय परिवार की सुख सुविधाओं में बीतेगा। वृश्चिक राशि के लोग दूसरों के प्रभाव में आकर गलत फैसले ले सकते हैं, सावधान रहें। कन्या राशि वालों को ब्लड प्रेशर से जुड़ी दिक्कतें रह सकती हैं। इनके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ऐसे ही ताजा खबरों का वीडियो हर रोज आपको देखने को मिलता है, तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपने यार दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।